अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हरीशु पर नजर मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के अवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे और खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको बताएं। पर अब हम बात करेंगे अपनी बड़ी खबरों के हवाले से और उसके बाद नुमाइंदगान से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि मार दो या मर जाओ, ग्रीन शर्ट्स के पास गलती की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच यकीनी तौर पर जीतना होगा और कई इदारे पीएसओ के नादहिंदा निकले। फिर पीआईए ही निशाने पर क्यों है, सवालात जन्म लेने लगे हैं। इसके अलावा फलस्तीनी भाइयों से ज़ारकजहती के लिए शहर शहर एहतजाज, शुरका का आलमी बरादरी से जंग बंदी कराने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। हारून साहब बताइएगा, मैच इस वक्त जारी है। बाबर आजम ने उससे पहले कहा, मैच से पहले, कि पिच आज बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है, तो आज बड़ा टारगेट देने की कोशिश करेंगे। मैच कैसा चल रहा है? अभी तक तो ठीक ही मैं फील करता हूँ कि ठीक है, विकेट्स पाकिस्तान की जरूर गिर गई हैं, लेकिन जो पिच जो एक्सपेक्टेड था कि वो बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार होगी, ऐसी नहीं है। तो अगर पाकिस्तान अभी बाकी जितने भी ओवर्स हैं उसमें अगर राउंड अबाउट 260-270 पे फिनिश करता है तो मैं फील करता हूँ कि ये अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान की बॉलर्स को काफी हेल्प मिलेगी। पिच में इतना बाउंस नहीं है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज स्पिनर्स का रोल भी इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे अपने नज़दीक तो ये जितने बाकी ओवर्स हैं इनको पूरा कंज्यूम करना चाहिए। जो बाकी बैट्समैन रह गए हैं उनको चाहिए कि जिम्मेदारी के साथ खेलें और 50 ओवर अगर ये पूरे खेलते हैं तो कहीं ये फिनिश करेंगे 260-270 पे। हारून साहब, आज भी इस मैच में जो ओपनिंग जोड़ी थी वो ना चल सकी। फखर जमान को क्यों नहीं खिलाया गया? क्या फखर इंजर्ड थे या इमाम को आज एक और मौका दिया गया था? नहीं देखिए, फखर तो इंजर्ड ही चले आ रहे हैं, उनको भी पूरी क्लियरेंस नहीं मिली। और अमूमन होता भी ये है कि जब कोई अनफिट प्लेयर अगर फिट हो भी जाए ना, तो जब वो मैच ना खेला हो, प्रैक्टिस ना की हो, उसने तो कई प्रैक्टिस सेशन भी मिस किए हैं। तो इस वजह से इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे कि आप इतने इंपॉर्टेंट मैच में जिसे पाकिस्तान का जीतना जरूरी है तो आप किसी को नए प्लेयर को चांस दे दें। बट आई थिंक इन्होंने विकेट्स डेफिनेटली एक दो अननेसेसरी लूज हुई हैं, लेकिन स्टिल मैं फील करता हूँ कि बाकी जो ये दो बैट्समैन अभी क्रीज पे हैं इनको चाहिए कि ये पूरे 50 ओवर तक खेलें। अच्छा, इस वेन्यू पे पाकिस्तान ने पहले भी मैचेस जीते, आज कामयाबी मिलेगी क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि अगर इनफ रन्स ऑन द बोर्ड होने चाहिए, जो कि मैं फील करता हूँ 270 के करीब, अराउंड 270 अगर हो जाता है। क्योंकि देखें, अभी तक हमने जितनी भी साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखी है तो जहाँ पर उनको बाउंस मिलता है वहाँ वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ तो लो बाउंस पिच है, तो इस पर शायद उनके स्ट्रोक्स वैसे ना लगे जैसे कि हमने पिछले मैचों में देखे हैं, क्योंकि उनको वहाँ अच्छा बाउंस मिल रहा था उनके बैटर। बिल्कुल, आपने सही कहा। हारून रशीद साहब, आज का मैच जीतना पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को तो सारे मैचेस जीतने हैं, इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि आगे दूसरी टीमें क्या करेंगी, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही। क्योंकि आप अपने मैच जीतेंगे तो 12 पॉइंट पे फिनिश करेंगे। तो जब आप 12 पॉइंट पे या 10 पॉइंट पे फिर फिनिश करते हैं तो दूसरी टीमें फिर जो है टॉप टीम वो भी तो हार सकती है ना। तो वहां पर पाकिस्तान का चांस बन सकता है, इनको अपने सारे मैचेस जीतने हैं बस। अच्छा, बैटिंग तो इस वक्त जारी है और बैटिंग में जो करना था वो तो नजर आ रहा है। अब जिम्मेदाराना बॉलिंग्स पे बात आ चुकी है, तो अब बॉलिंग में क्या टिप देना चाहेंगे आप? बॉलिंग और फील्डिंग देखें, बॉलिंग को तो उस वक्त सपोर्ट जब तक नहीं मिलेगी, फील्डिंग का तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आज आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका ने कोई इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं की, उन्होंने रन्स भी दिए हैं, ये सारी चीजें, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक उन्होंने कॉटन बॉल का चांस भी छोड़ा रिजवान को पहली बॉल पे, तो ये उनको नुकसान दे सकता है आगे जाके। तो पाकिस्तानी फील्डर्स को बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आज जरूर चांसेस क्रिएट करेंगे पाकिस्तानी बॉलर्स। अच्छा हारून साहब, ये बताइएगा कि हम तो ऑब्वियसली हमेशा से पाकिस्तानी टीम को ही सपोर्ट करेंगे, हमारी टीम है, तो वैसे अगर देखा जाए तो कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रांग लग रही है इस वक्त? इस वक्त तक तो जो न्यूजीलैंड और इंडिया है वो भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं और वो काफी अच्छी टीमें भी लग रही हैं। साउथ अफ्रीका बुरा नहीं खेल रही, साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम लग रही है, लेकिन अभी भी देखें इनके आपस के मैचेस बाकी हैं। जब इनके आपस के मैचेस बाकी होंगे तो एक टीम ने तो हारना ही है ना। तो वो एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है, प्रोवाइडेड पाकिस्तान अपने सारे मैचेस जीत जाए। बिल्कुल। और हसन अली को इस मैच में खिलाया नहीं गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, वो देखें, वो तो ऐसे ही कल ही पता लग गया था कि उनको डॉक्टर ने रूल आउट कर दिया था। वो इंजर्ड थे, वो बुखार उनको हुआ था, तो वो ऑब्वियसली वहाँ हीट भी इतनी है, आप किसी बुखार वाले खिलाड़ी को तो नहीं खिला सकते ना इस गर्मी में। टारगेट कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप?
मैं तो इंशाल्लाह फील कर रहा हूँ कि ये 260 प्लस अगर कर जाते हैं तो इट विल बी अ गुड स्कोर। और ये अगर 260 प्लस कर जाते हैं तो फिर साउथ अफ्रीका वो कर लेगा इतना? डेफिनेटली, देखिए साउथ अफ्रीका की, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, साउथ अफ्रीका की बैटिंग डेफिनेटली फॉर्म में है, लेकिन वो आपको चांसेस क्रिएट करेंगे। पाकिस्तानी फील्डर्स को बहुत अलर्ट रहना होगा, बॉलर्स को एक अच्छी टाइट लाइन पर बॉलिंग करनी होगी, उनको फ्री भी ही देनी होगी कि वो चौके और छक्के मार दें। और हारून साहब क्या लगता है कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना होगा पाकिस्तानी टीम की जानिब से जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बारी आएगी? देखिए उनके सारे ही बैट्समैन फॉर्म में हैं, इवन अगर आप ऊपर से लेके चलते हैं, सिवाय बगुमा जो है उसने रन नहीं किए, बाकी सब ने किए हैं। 3 सेंचुरीज डिकॉक कर चुका है, जसन बहुत अच्छा खेल चुके हैं। उसके बाद नीचे अगर माकरम को देखें और उसके बाद क्लासा तो आउट ही नहीं हो रहे, तो इसलिए मेरे अपने नजदीक इनको चाहिए कि ये 3 बैट्समैन ऐसे हैं जिनको अगर ये आउट कर लेते हैं तो प्रेशर पड़ जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हारून रशीद साबिक चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। तो नाजरीन, शाकीन क्रिकेट कौमी टीम की जीत के लिए बहुत पुरुमीद हैं। कहते हैं कि ख्वाहिश है कि कौमी टीम तमाम मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ले। इस हवाले से अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, वो क्या कहते हैं, आप भी देखिए। हम तो दुआएं मांग के थक गए तुम्हारे लिए, तुमने नहीं जितवाया हमें, अब तो जितवा दो यार प्लीज, रिक्वेस्ट है प्लीज जितवा दो यार हमें। दिल तो ज़ाहिर सी बात है टूट ही गया, क्योंकि जो सपोर्ट करते थे पाकिस्तान को उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रही जो पहले थी वर्ल्ड कप से, वो अब नहीं हो रही। पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस हार गए, तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत मिस्टेक से सीखा होगा और अब आई होप कि वो साउथ अफ्रीका से जीत जाए। जज्बे से खेलें थोड़ा सा और टेंशन नहीं लें, हम आपके साथ हैं, तुम जीतो या हारो हम आपके साथ हैं। होपफुली इंशाल्लाह इस बार वो बेटर परफॉर्म करेगा। सेंचुरी आ जाए बाबर की तो क्या ही बात है, लेकिन बाबर के साथ साथ अगर रिजवान की पार्टनरशिप या इमाम के साथ बन जाती है तो बेहतरीन हो जाएगा। आवाम से बात आपने देखी तो लाहौर में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 रोज में 21,516 मोटरसाइकिलिस्ट को 2-2 हजार रुपए के जुर्माने कर दिए गए हैं। रवां साल 20 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए, जबकि हेलमेट मुहिम में 29 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलिस्ट को वार्निंग भी दी गई है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहिद रिजवी सीटीओ लाहौर मुस्तनसर फिरोज के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शाहिद रिजवी, सीटीओ साहब क्या कहते हैं इस हवाले से? ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को जो है हेलमेट की पाबंदी के हवाले से जो है कैंपेन का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 10 रोज़ की अगर बात की जाए तो हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21,000 से ज़ायद जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनको जुर्माने भी किए गए हैं, उनके चालान किए गए हैं, उनकी मोटरसाइकिलें कागजात जो है जब्त करके बंद भी करवाई गई हैं। अगर रवां साल की बात की जाए 2023 की, अब तक 20 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे हैं जिनके चालान किए गए हैं। इस हवाले से मेरे साथ सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ एक मुहिम जारी है। इस मुहिम का बुनियादी मकसद ये है कि मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 लोग ट्रैफिक हादसात में अपनी जान से गए, जिसमें 73% मोटरसाइकिल राइडर्स थे और उनमें बेशतर हेड इंजरी की वजह से मौत का शिकार हुए। इसका मकसद ये है कि अगर हम मोटरसाइकिल पे हेलमेट की पाबंदी करवाते हैं तो हम उन 73% कीमती जानों को बचा सकते हैं। इसलिए हमने ये कैंपेन स्टार्ट की आईजीपी के डायरेक्शन पे, और इसमें हमने पिछले 3 महीने में ज़्यादा तेज़ी लाई। तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा लोगों को चालान किया गया। उससे पहले एजुकेशन कैंपेन भी चलाई गई, आपके तवस्सुत से लोगों को आगाह भी किया गया कि हेलमेट पहने। और जब हमने देखा कि कोई खातर खा नताइज बरामद नहीं हो रहे तो फिर हमने इसमें मज़ीद इजाफा किया और चालान की तरफ आए। मज़ीद ये कि जब नाकों की वजह से कंजेशन हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लिया, फिर हाई कोर्ट ने एक मेहरबानी की कि जुर्माने की रकम को बढ़ा के 2,000 रुपये कर दिया, जिससे अभी कंप्लाइंस लेवल में बेहतरी आई है। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि हमारा मकसद कतन कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं है, लोगों को कोई जुर्माना आयद करना नहीं है, कोई पैसे इकट्ठा करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इन कीमती जानों को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, सिटी लाहौर कहते हैं कि हेलमेट पहनने से जो है गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल जो है इंसानों की जानें जो है बचाई गई हैं। अगर शहरी पाबंदी करें, हेलमेट खुद पहने, इससे वो अपनी जान को जो है उसमें हिफाजत उनकी रहेगी और उनकी जान अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है उनके साथ तो उनका ज़िंदगी जाने का खदशा बहुत कम है। इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि शहरी जो है वन वे की खिलाफ वर्जी जो करेंगे उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। शहरियों से उन्होंने अपील भी की है कि वन वे की खिलाफ वर्जी मत करें। जी ठीक है शाहिद रसी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। और कार्ड होता है उनके खिलाफ अभी इस स्टेज पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और
ये भी बताना मकसूद है कि पाकिस्तान ने हमेशा से जिम्मेदार रियासत की तरह मुहाजिरीन की मेज़बानी की है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, मेज़बानी की है और ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी बंदा गैर कानूनी तौर पर जब दाखिल होता है या वहाँ पर वो गैर कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर उसका स्टेटस गैर कानूनी होता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है। इसलिए इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। और पाकिस्तान में भी जो इंटरनेशनल कवानीन हैं उनका इतलाक होता है और डॉक्यूमेंट्स ना रखने वाले गैर मुल्कियों को डिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा ये भी बताता चलूं कि 31 अक्टूबर के बाद भी रज़ाकाराना तौर पर जो भी गैर मुल्की वापस जाना चाहे अपनी फैमिली के साथ, उसको जाने की इजाज़त होगी। और ऐसा नहीं है कि 1 नवंबर से ऐसे लोगों को रोका जाएगा कि अब आप नहीं जा सकते। यानी जो जाना चाहेगा इस दौरान और उसके बाद भी उसको रज़ाकाराना तौर पर जाने की इजाज़त होगी। लेकिन जो लोग गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं और वो पकड़े जाते हैं, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिर उनके पास रज़ाकाराना तौर पर वापसी का जो ऑप्शन है वो ख़त्म हो जाता है। और पहले मरहले में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया इन्हें होल्डिंग एरियाज में रखा जाएगा जो पंजाब में मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए हैं। आर्जी कैंप्स होंगे ये, जिनमें ख़वातीन और बच्चों को एहतराम के साथ अलहदा रखा जाएगा, बीमारों का ख्याल रखा जाएगा, और जो भी शख्स वापस जाना चाहे उसको अपने साथ 50,000 रुपये पाकिस्तानी करेंसी जो है वो ले जाने की इजाज़त होगी। ये भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में 1 नवंबर से यानी 31 अक्टूबर के बाद अगर कोई पाकिस्तानी शहरी किसी गैर मुल्की को पनाह देने में मुलव्वस पाया गया या उसने उसको किराए का घर दे रखा है या वो उसके साथ कारोबार कर रहा है, तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। और गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड और जैली रिहाइश के पाकिस्तानी शहरियत के कागजात रखने वाले भी बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। और बड़ा मसला ये है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो गैर मुल्की हैं वो हर तरह की सहूलियात हासिल कर रहे हैं, लेकिन टैक्स नहीं देते। इनमें से कई जो हैं वो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस हैं। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको बताया था कि इस बरस जो 24 सुइसाइड बॉम्बिंग्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हुई हैं, उनमें 14 बॉम्बिंग्स में अफगान नेशनल जो थे वो सुइसाइड बॉम्बर्स थे। तो ये अब ऑपरेशनल प्लान भी तैयार है और अब से चंद रोज बाद ये कार्रवाई जो है ये फुल एक्शन में आ जाएगी। तो ये आपको बताना मकसूद था। कोई आप सवालात हों तो दोबारा से क्या सूरतें होंगी, और जो पकड़े जाने के बाद जो आप रिपोर्ट करते हैं तो किन किन सूरतों से महरूम हो जाएंगे, क्या उन्हें वीजा मिलेगा, क्या वो नहीं, सिंपल बात है कि अभी आपको एक ऑप्शन है कि आप खुद चले जाएं, जो नहीं जा रहा वो पकड़ा जाएगा। ठीक है ना जी? रिपोर्ट हो गई नहीं, रिपोर्ट तो हो गए, लेकिन अभी इस वक्त आपको पता है कि बसें भर भर के रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग, वो फिर जब हम पकड़ के भेजते हैं तो फिर वो हर तरह के रैकेट में इस तरह आएगा कि उसके खिलाफ जो है ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसका नाम जो है वो ऐसी लिस्ट में आ जाएगा जिसमें हम अगली जो गवर्नमेंट है जिस भी मुल्क की होगी उसको भी उनके नाम दे दिए जाएंगे और उसके लिए फिर ज्यादा मुश्किलात होंगी। अच्छा, ये बताएं कि
33,000 की फिगर बहुत पीरियड्स है, जितने इस मुल्क में गैर मुल्की घूम रहे हैं। नहीं, ये पंजाब की हद तक है और इसमें 1,64,000 पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बताया था हमारा एस्टीमेट है। उसमें से 99,000 जो हैं उनकी निशानदेही हो गई है। उनमें से अब जो लोग रोजाना की बुनियाद पर मैपिंग हो रही है ना, ये अब कल रात तक की फिगर है। अब ये हो सकता है कि फिगर कल तक जो है वो इसमें 10,000 का इजाफा हो जाए। तो ये साथ साथ फिगर जो है ये बढ़ती रहेगी हर गुजरते दिन के साथ। आमिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बताएं कि तुर्खम बॉर्डर से अफगानिस्तान वापस से जाने वालों की तादाद में आए रोज इजाफा जारी है। हमारे नुमाइंदे लिहाज अली इस वक्त तुर्खम बॉर्डर पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी लिहाज, अब तक कितने लोग जा चुके हैं और कितने बकाया रह चुके हैं, बताइएगा। बॉर्डर तोरखम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये वो मकाम है जहाँ पर अफगानी जब आते हैं तो पहली दफ़ा यहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर उतारा जाता है। ये तोरखम के एक किस्म से हम कह सकते हैं टर्मिनल का ये एक एंट्री पॉइंट है। यहीं से ट्रक से लोग अलहदा हो जाते हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, इस ट्रक से अभी थोड़ी देर पहले मुसाफिर उतर गए और फिर इस ट्रक को इसकी पीछे जो स्कैनर है आप देख रहे हो, उस स्कैनर से गुजारा जाता है ताकि बाकायदा तौर पर उनकी सामान की स्कैनिंग हो और स्कैनिंग के बाद ही इस ट्रक को आगे जाने की इजाज़त होती है। इसके बाद आगे जाके जो अफगान बाशिंदे होते हैं उनको बाकायदा तौर पर उस पूरे इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। 31 अक्टूबर आखिरी तारीख है और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ी किया है कि किसी भी गैर मुल्की अफगानी को पाकिस्तान में रहने नहीं दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर कि यहाँ पर अफगान बाशिंदे बड़ी तादाद में इस वक्त उस ऑपरेशन से बचने के लिए जो 1 नवंबर के बाद शुरू होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो आ रहे हैं और अफगानिस्तान जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया लिहाज अपडेट करने के लिए। यहाँ पर न्यूज़ अपडेट शामिल करते हैं। गुज़श्ता एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी, 17 सस्ती हो गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस मुतादिद इक़साम की दालों की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड। अफगान मुहाजिरीन के इनखला से मुतालिक तारीख में तौसी नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी ने वाज़े कर दिया, कहा अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। और बनू एयरपोर्ट के करीब मरवत कैनाल में 2 बच्चे डूब गए। एक बच्चे को बचा लिया गया जबकि दूसरा जाँ बहक नाश निकाल दी गई। वेलकम बैक। पाकिस्तान के शोबे सेहत में इनकलाबी कदम। पाकिस्तान ऑटो शो में मकामी तौर पर बनाया गया वेंटिलेटर तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान में बनने वाला वेंटिलेटर आलमी मयार के मुताबिक है और कीमत दरामद किए जाने वाले से 1/3 कम है। तफसीलात जानते हैं काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, बताइएगा। मौजूद हूँ पाकिस्तान ऑटो शो में और मैं इस वक्त जिस स्टॉल के सामने मौजूद हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मशीनें हैं ये वेंटिलेटर्स हैं, यानी ये वो वेंटिलेटर्स हैं जो पाकिस्तान में पहली बार कमर्शियल बुनियादों पर बनना शुरू हुए हैं। पाकिस्तानी जो हेल्थ सेक्टर है उसको वेंटिलेटर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इतने महंगे होते हैं कि जो गरीब आदमी है इसकी अफोर्डेबिलिटी उसके लिए मसला हो जाता है। उनके जो ऑनर हैं अकबर अलाना साहब, उनसे हम पूछते हैं। जी, ये जो वेंटिलेटर्स हैं हमारे, इसके ये ट्रायल्स हो चुके हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स ख़त्म हो चुके हैं। ये जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में इनके ट्रायल्स हुए थे और तकरीबन कोई 450 से 500 घंटे ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं इसके। आपने सारी बात सुनी। इन्होंने बताया कि जो इनके वेंटिलेटर्स हैं उनका क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो गया है, ड्रैब के पास मंजूरी पर गए हैं और ड्रैब से अगर अगले महीने इसकी मंजूरी हो जाती है तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान में ये वेंटिलेटर दे सकते हैं बल्कि ये एक्सपोर्ट करके कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। जी ठीक है काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। अब पाकिस्तान भर से हम खबरें शामिल करेंगे मगर तेज तेज।
लाहौर में जिनसी दरिंदे दंदनाने लगे। लियाकताबाद में मुलजिमों की खातून से मुबैना ज्यादती। मुलजिम ने नौकरी का झांसा देकर खातून को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया। मुकदमा दर्ज। जग्गा टैक्स ना देने की सजा। सांगला हिल में बासर मुलजिमों की तालिबात की वैन पर फायरिंग। कोई जानी नुकसान ना हुआ। तालिबात और टीचर्स का एहतजाज। मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। गुम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। खातून की जान ले ली गई। खातून के वर्सा का डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज। तनख्वाह दो काम लो। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज शदीद हो गया। मुलाजमीन ने बिजनेस एक्सप्रेस रोक ली। मुलाजमीन ट्रेन के आगे लेट गए। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की 8000 एकड़ जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। MDA ने तफसीली रिपोर्ट तैयार कर ली। तीसर टाउन की 7000 एकड़ और शाह लतीफ टाउन की 1000 एकड़ अराजी पर 62 अफराद का कब्जा। पुलिस शोहदा के अहले खाना की वेलफेयर के लिए IG का एहसन इकदाम। ननकाना पुलिस के शोहदा एहलकार के अहले खाना को घर दे दिया। घर की मालियत 1,35,00,000 रुपए है। एशियन MTB साइकिलिंग चैंपियनशिप। पाकिस्तानी टीम को भारतीय वीजे जारी हो गए। चैंपियनशिप 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी। भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए मुजफ्फराबाद समेत पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। शिरका की भारतीय जबर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी जारी है। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा भी सामने आ चुका है। भारत के कश्मीर में जुल्म बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कराची की बात करें तो वहां पर कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है। रैली में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात कराची से हमाद यूसुफ बताएंगे। जी हमाद यूसुफ, रैली का अहवाल बताइएगा। कश्मीर पर भारतीय जुल्म बर्बरियत के खिलाफ जो है मुल्क भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। 27 अक्टूबर को जब कश्मीर पर जो है मज़ीद जुल्म ढाए भारत ने, उसके खिलाफ जो है आज पाकिस्तान भर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए जो है पीपल्स सेक्रेटरीट से मज़ार कायद पर जो है वो रैली भी निकाली गई, जिसमें जो है तलबा की बड़ी तादाद शरीक हुई और जो है वज़ीर जो है दाखिला भी हमारे जो है वो रैली में शरीक हुए। इसके साथ साथ दीगर शख्सियात, अहम शख्सियात भी रैली में शिरकत करी हैं। उन्होंने भी उनसे बात करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, फलाई इदारे, हमारे कराची के लोग जो कश्मीरी भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दुनिया को बताना है कि 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद किया गया है कश्मीर में, और हमारे जो बैनुल अक़वामी इदारे हैं वो इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। हम चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क जो है वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाए। इंशाअल्लाह कश्मीर एक दिन पाकिस्तान बनेगा। तलबा का जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है। तलबा की बड़ी तादाद जो है वो इस रैली में शरीक हुई है, जिस पर उनके ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नारे हैं कि कश्मीर जो है वो बनेगा पाकिस्तान। जी, फैसलाबाद में भी मकबूजा कश्मीर में भारत के गासिबाना कब्जे और निहत्ते कश्मीरी भाइयों पर मजालिम के खिलाफ यौम स्याह मनाया गया है। जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम जिला कौंसिल से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। मज़ीद तफसीलात शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में जानिए। फैसलाबाद में यौम स्याह के मौका पर कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने की। रैली जिला कौंसिल से शुरू होकर कचहरी चौक में इख्तिताम पजीर हुई। जो है इस यकजहती का इज़हार करते हैं कि ये एक बुरा वक्त उनके ऊपर जो चल रहा है, अल्लाह उसको जल्दी से जो है वो उसको ख़त्म करे। और हम इस चीज़ की जो है वो एक अपील करते हैं कि मसले कश्मीर का हल जो है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उसके मुताबिक उसको हल किया जाए। रैली में ज़िला इंतजामिया, सूबाई महकमों के अफसरान, स्कूलों के तुलबा और मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर शिरकत की। देखिए, ये पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की अक्कासी है कि कश्मीर में जिस तरह इंडिया ने जुल्म और जबर के ज़रिए उन लोगों को अपने कब्ज़े में किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की सारी अवाम एक नुक्ते पर मुत्तफिक है कि हम इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कश्मीरियों के साथ हैं। रैली के शुरका ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना था कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराए। कैमरामैन वकार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। सुहावा का रुख करते हैं। सुहावा में भी कश्मीरी बहन भाइयों से यकजहती के लिए यौम स्याह मनाया जा रहा है। तलबा और असातिज़ा ने रैली में भारत मुखालिफ नारे बुलंद किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं शेख अली रजा से। हमारे नुमाइंदे हैं शेख अली रजा, बताइएगा, नारे लगाए गए हैं, हक में रैली निकाली गई है। बिल्कुल ऐसा ही आज पाकिस्तान में जो है वो ब्लैक डे मनाया जा रहा है और आज के दिन 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी के बगैर जो भारत ने अपनी जो फ़ौज थी उनको कश्मीर में उतारा और कश्मीर पर कब्ज़ा किया। तो आज स्याह तरीन दिन के तौर पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है और जितने भी कश्मीरी इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो मुकीम है वो आज का दिन मनाते हैं और इसे स्याह दिन के तौर पे शदीद एहतियात किया जाता है। और आज इसी सिलसिले में गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज जो सुहावा है उसके तलबा और जो साजा हैं में रैली निकाली। आज का दिन तारीख में वो दिन है, स्याह तरीन दिन है कि जब 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फ़ौजें जो है वो कश्मीर में दाखिल की और उनसे उनका अपना हक़ खुद इरादियत जो है वो छीन लिया। मैं और ये जो गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज सुहावा के तलबा हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हम इखलाकी, स्वार्थी और इखलाकी लिहाज से कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता, भारत जो है वो अपना जुल्म कश्मीरियों पर बंद नहीं करता, तब तक हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए हर साल इसी तरह रैलियाँ निकालते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे और इसी तरीके के स्याह तरीन दिन को मनाते रहेंगे। जी ठीक, अली रज़ा, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। तनख्वाह दो, काम लो। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। मुलाजमीन का एहतजाज 8 घंटे तक जारी रहा। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, मुसाफिर ख्वार हो गए हैं। मजीद तफसीलात हम जानते हैं। नियो के नुमाइंदे हैं लाहौर से हाफिज महबूब। हाफिज महबूब, बताइएगा, 8 घंटे तक एहतजाज जारी रहा, क्या मुतालबात थे? आपको बताते चलें कि ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर, मुसाफिर ख्वार होने लगे हैं और जो अफसरान हैं उनका वक्त मुज़ाकरात के लिए वॉशिंग लाइन पहुंच गए और वक्त में FNCO और DTO और DC और DO शामिल हैं जो कि पहुंचे हैं वहां पर मुतालबात को देखने के लिए कि उनके मुतालबात क्या हैं और उनको पूरा करने के लिए। तो मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया गया था। 8 घंटे तक मुतालबात ये जारी रहे और रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज था कि तनख्वाह दो और फिर उसके बाद काम लो, क्योंकि तनख्वाहें काफी अरसे से नहीं मिल रही। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज किया है, कहा है कि तनख्वाह दो फिर काम लो। बात करते हैं महबूब से। हाफिज महबूब हमारे साथ हैं। हाफिज महबूब, बताइएगा, क्या मुतालबात है और कौन कौन पहुंचा है वहां पर? रेलवे का जो जाजी धरना है वो इस वक्त जारी है। 8 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, लेकिन कोई भी अफसर जो है वो यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। अभी जो है वो रेलवे के चीफ अकाउंटेंट जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा DME और DTO और DO जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन मुलाजमीन का कहना है कि किसी सूरत भी एहतजाज बंद नहीं किया जाएगा जब तक तनख्वाहें नहीं मिल जाती। और इसके अलावा जो 1.5 साल से जो तनख्वाहें बर वक्त नहीं मिल रही उसका भी वादा किया जाए कि आइंदा जो तनख्वाहें हैं वो वक्त पर मिलेंगी। इस वक्त जो है वो सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है वॉशिंग लाइन के करीब। इनमें जो डिपार्टमेंट शामिल है, इनमें वॉशिंग लाइन डिपार्टमेंट है, गुडसिक लाइन है और इंजन शेड के जो मुलाजमीन है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और जो ट्रेनें वो 11 ट्रेनें इस वक्त जो है लाहौर के मुख्तलिफ स्टेशन पर जो है वो खड़ी कर दी गई है। ट्रैफिक परेशान है, मुसाफिर जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। उनकी जानिब से जो है वो भी एहतजाज किया जा रहा है। TD ऑफिस के बाहर मुसाफिर बहुत परेशान है और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करें। एहतजाज क्या है? महबूब अली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बलोचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इक़दाम ना हो सके। 4 लाख से ज़ायद घर तबाह होने पर मकीन मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं सोबतपुर से हमारे नुमाइंदे हैं गुलाम नबी जमाली, उनसे। बताइएगा कि सैलाब मुतासरीन को क्या मुश्किलात दरपेश है? बिल्कुल, सोबतपुर में अगर बात की जाए सैलाब मुतासरीन की, तो सैलाब के गुजरे 14 माह का अर्सा गुजरने के बाद भी सैलाब मुतासरीन यहाँ खुले आसमान जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन ने कड़कती धूप में जो है प्लास्टिक की शीट्स लगाकर अपने घर बनाए थे। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से सैलाब मुतासरीन के घरों की सर्वे भी की गई, मगर ताहाल इस वक्त तक जो है घरों की तामीर नहीं करवाई जा सकी है। लेकिन अब जो है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बीमार होने लगे हैं और सैलाब मुतासरीन बेयार मदद कर खुले आसमान जो है अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद। हुकूमत बलूचिस्तान ने जो मुतासर हुए थे सैलाब मुतासर उनके घर घर सर्वे तो किया, लेकिन अभी तक
घरों की तामीर ना हो सकी। सर्दियां आई, गर्मियां आई, हमने बहुत मुश्किल में अपना वक्त गुजारा। अब दोबारा सर्दियों की आमद है तो हम हुकूमत बलूचिस्तान से, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि हमें घर तामीर करके दिए जाए। हमें सैलाब के बाद कोई रिलीफ नहीं मिला तो हमें रिलीफ फराम किया जाए। सैलाब मुतासिरीन का कहना था कि मुतासिरीन को यही मुतालबा है कि हमें घर बना कर दिए जाए ताकि हम अपने बच्चों के साथ सुख की जिंदगी बसर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो पेशगोई की गई है। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की जानिब से कहती हैं कि जैसे ही इलेक्शन का वक्त करीब आएगा तो बड़े सियासी नाम भी हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। क्या तफसीलात है वो हम जानते हैं मुल्तान से इमरान अरशद से। इमरान अरशद, बताइएगा कौन से बड़े नाम हैं जो कि IPP का हिस्सा बनने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुल्तान तशरीफ़ लाई हुई हैं। चूँकि कल जनूबी पंजाब के हवाले से खानेवाल में बड़ा जलसा होने जा रहा है तो इस हवाले से ये पार्टी ख़ास तौर के ऊपर जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा मुतहरक है। तो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा से जानते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पे अपनी सरगर्मियों को जारी रखेंगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि एक तो ये जो निशान होता है ये बहुत सिम्बलाइज होता है और बहुत इसकी अहमियत होती है और आपको माशाल्लाह से मुशर्रफ साहब का निशान बनाया मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी डिसॉल्व हो गई। जब पार्टी इलेक्शन कमीशन से डीलिस्ट हो जाती है तो वो निशान जो होता है इलेक्शन कमीशन का होता है, वो किसी मखसूस शख्सियत की इजारादारी नहीं होती। अब ये निशान जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है और शाहीन की सफ़ात आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं। करगस का जहां और शाहीन का जहां और हम करगस की सियासत को ख़त्म करने आए। जी मैडम, एक और ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब चूँकि मरकज़ है सारे जनूबी पंजाब का मुल्तान, तो मुल्तान से कोई बड़ी शख्सियत या साउथ पंजाब से कोई बड़ी शख्सियत शामिल नहीं हुई? क्योंकि मुल्तान का जब हवाओं का रुख बदलता है तो पूरे इसकी फ़िज़ा पूरे जनूबी पंजाब में जाती है। तो क्या आप समझती हैं कि यहाँ पे बड़े सियासी नाम जब तक शामिल नहीं होंगे आपकी पार्टी में तो इलेक्शन में जो है ना ज़्यादा कामयाबी नहीं होगी? पहली बात तो ये है कि अब हम नौमलूद जमात हैं। जो आप देखेंगे कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, इलेक्शन का माहौल बनता है, सियासी गहमा गहमी शुरू होती है, तो ये बड़े नाम जो हैं ये भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनेंगे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पे सुना डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब का कहना था कि जैसे जैसे इलेक्शन का माहौल बनता जाएगा वैसे वैसे लोग भी उनके साथ शामिल होते रहेंगे और उनका मजीद ये कहना था कि सिर्फ छोटे लोगों को फोकस किया जाए, ना सिर्फ बड़े लोगों को, वो सिर्फ पार्टी का हिस्सा नहीं होते। हम अपने पार्टी के साथ छोटे लोगों को शामिल करके अपनी जमात को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले शामिल करते हैं न्यूज़ अपडेट्स। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात 28 जनवरी को कराने का ख्वाहा। 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने पर गौर शुरू। और गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। सिर्फ उन लोगों को डिपोर्ट करेंगे जिनका स्टेटस गैर कानूनी है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम खबर शामिल करते हैं। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस नाकाबिल समाअत करार दे दिए गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने रेफरेंसेस खारिज कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी का फॉरम नहीं था। नैब कवानीन में तरामीम के बाद 2022 से चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फॉरम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। इस हवाले से हम बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद है सईद बलोच। सईद बलोच, बताइएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तो फायदा फिर हो गया इनको जावेद इकबाल को? जी बिल्कुल, ये साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ 2019 में एक शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई गई थी और उस शिकायत में उनके खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई थी। लेकिन उस वक्त क्योंकि नैब रूल्स के जो नैब रूल्स थे उसमें ये शिक मौजूद नहीं थी कि चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। लेकिन आज जो अहम इजलास हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, उसमें इस शिकायत का भी जायजा लिया गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से साबिक चेयरमैन नैब के खिलाफ अब ये शिकायत खारिज कर दी गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ज़राए के मुताबिक साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाने के वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी का फॉरम नहीं था
नैब कवानीन में तरमीम के बाद 2022 से चेयरमैन नैब के खिलाफ शिकायत का फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है और 2019 में साबिक जो चेयरमैन नैब थे उनके खिलाफ ये शिकायती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था। जी ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया। आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला आ चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहना है कि आम इंतखाबात 28 जनवरी को कराने के ख्वाहिशमंद हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने पर गौर भी शुरू कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर करने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया है। तो अब जो शेड्यूल है वो 30 नवंबर को जारी किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया है। और आम इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम फैसला जो कि आपको बताया जा रहा है कि 28 जनवरी को पोल डे कराने का ख्वाहा है आम इंतखाबात और ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने पर गौर भी किया जा रहा है। बात कर लेते हैं जावेद नूर से, हमारे नुमाइंदे हैं। जावेद नूर, बताइएगा ये पोल डे मुकर्रर करने के हवाले से तारीखों पर गौर किया जा रहा है इलेक्शंस के हवाले से? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन इस बात का ख्वाहा है कि 28 जनवरी को आइंदा बरस जो है वो इंतखाबात कराए जाएं और इस हवाले से आम इंतखाबात जो है 28 जनवरी बरोज इतवार जो है मुतवक्के है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तारीख तजवीज़ की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि चूंकि इतवार का दिन होगा और छुट्टी का रोज होने की वजह से आसानी से लोग वोट कास्ट कर सकेंगे और इससे जो वोट डालने की शरह है वो भी बेहतर रहेगी। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद जो है तहरीरी तौर पर इस बारे में आगाह करने का इरादा रखता है कि उसकी जो मुजवज़ा तारीख है या जिस तारीख को हतमी शक्ल दी जा सकती है वो 28 जनवरी हो सकती है। और हुकूमती ज़राए का भी ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजवज़ा तारीख जो है इंतखाबात कराने के हवाले से तैयारियां भी शुरू की गई हैं। ठीक है, 28 जनवरी है जो कि तारीख पर गौर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जावेद नूर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरगोदा में नामालूम मुल्जिमान ने नौजवान पर तेजाब गिरा दिया। नौजवान तशवीशनाक हालत में के बाइस अस्पताल में दाखिल है। पुलिस का यह कहना है कि वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और मुल्जिमान की तलाश भी शुरू कर दी गई है और मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। सरगोदा का रुख करें तो सरगोदा में किसानों को फसलों के बारे में आगाही देने और पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में ज़राई मेले का इनेकाद किया गया है। घोड़ा नाच भी तवज्जो का मरकज बना रहा। इस हवाले से रिपोर्ट करें मोहम्मद इमरान गोराइया। सरगोदा में सजा ज़राई मेला नेशनल बैंक के ताउन से किसानों को जदीद तरीकों के जरिए फी एकड़ पैदावार बढ़ाने से मुतालिक आगाही दी गई। माहिरीन ने ज़राई कर्जों की स्कीम के बारे में भी काश्तकारों को मुफीद मशवरे दिए। किसान भाई अगर बैंक में नेशनल बैंक में आने में किसी किस्म की कोई रुकावट महसूस करते हैं तो वो बिल्कुल चंदा कोई रुकावट महसूस न करें। हम उनकी खिदमत के लिए और हर तरह की रहनुमाई, माली मामनत और फनी मामनत के लिए मैं और मेरा अमला हर वक्त हाजिर है। ज़राई मेले के मेहमान खुसूसी कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी थे। नेशनल बैंक के रीजनल मैनेजर सैयद अली रजा जाफरी ने मछली फार्म, ज़राई मशीनरी और क्लिनिकल लेबॉर्ट्री समेत मुख्तलिफ कर्जों के बारे में आगाह किया। साढ़े कोल था तो मेन परेशानी आई बाग दी। बाग दे ट्रैक्टर को इस्तेमाल करना है जिस बाग दे बूटियां नु नुकसान न हो गया। किसानों का कहना था कि फसल की पैदावार में इजाफे और कर्जों के हसूल से मुतालिक आगाही के लिए इस किस्म के मेले किसानों की खुशहाली के जामिन हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, न्यू न्यूज़ सरगोदा। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।